वंदे मातरम साथियों, आप सभी का कट्टा बाईस स्टडी में स्वागत है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज का जो हम सेशन लेकर आए हुए हैं आपके एमपी सेट 2022 की दृष्टि से, जो आपका आज का टॉपिक है वो है भूकंप। आज हम भूकंप को समझेंगे कि भूकंप क्या है, कितने प्रकार के भूकंप होते हैं, भूकंप आने के कारण क्या है, इनसे कितनी विनाशकारी घटनाएं होती हैं। तो हम इस सेशन में क्या है, भूकंप को समझेंगे। तो सबसे पहले आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो भूकंप है, भूकंप होते क्या है। भूकंप से आप तात्पर्य लगा सकते हैं कि भूकंप जो है एक प्रकार की क्या होती हैं, कंपन कण होते हैं। यानी एक ऐसी कंपन जो कण होते हैं जिसकी तरंग धाराएं से जो है, तरंगों के माध्यम से जो है भूकंप आता है। जैसे आपका मान के चलिए आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है आपकी, ये पृथ्वी है और पृथ्वी की ये क्या है, आपकी ये सतह है, ये पृथ्वी की सतह है या इस सतह है। यहाँ है आपका पेड़ लगा हुआ है, आप खड़े हुए हैं, आप खड़े हुए हैं। तो क्या हुआ, मान के चलिए यहाँ कोई भूकंप जो कि यहाँ कम क्या है, तरंगें उत्पन्न हुई, भूकंप तरंगें यहाँ से उत्पन्न हुई। और ये तरंगें क्या है, ऐसे चारों तरफ फैलती हैं, चारों दिशाओं में क्या है, चारों दिशाओं में फैलती हैं। और इन्हीं जो तरंगों के माध्यम से जो पृथ्वी के अंदर या आंतरिक परत से जो ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है, पृथ्वी की सतह पर आती है, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी की सतह में कंपन उत्पन्न हो जाता है और हम उसे भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और ये भूकंप की जो है, इन कम तरंगों की कंपनता के आधार पर ही भूकंप कहते हैं कि साधारण भूकंप था, मध्यम था या विनाशकारी भूकंप था। इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं, इसको हम एक पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि भूकंप क्या है, कैसे होता है। तो आप देखिए कि ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की क्या है, आंतरिक पृथ्वी की जो है आपकी, ये आपकी क्या है, आंतरिक परत है। ये जो है आपकी, ये आंतरिक परत है और ये क्या है, सतह है, पृथ्वी की ये सतह है। यहाँ भूकंप की तरंगें जो है कंपन उत्पन्न हुआ। और ये भूकंप की तरंगें क्या है, देखिए चारों दिशाओं में समान रूप से फैल रही हैं। और इस जहां सब पृथ्वी की जो है सबसे पहले भूकंप तरंगें पहुंचती हैं, उसको क्या कहते हैं, आप कहते हैं ईपी सेंटर या अधिक केंद्र कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं आप, अधिक केंद्र कहते हैं किसे, जहां पर भूकंप की तरंगें पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले महसूस की जाती हैं, उसे हम अधिक केंद्र कहते हैं। और जहां पर ये भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं, भूकंप की जो तरंगें क्या है उत्पन्न होती हैं, भूकंप तरंगें जो आपकी भूकंप तरंगें जो है, भूकंप तरंगें जो है उत्पन्न होती हैं तरंगें, उसे आप क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को जहां पर भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप मूल होता है जहां पर, यानी जहां पर हमको यहाँ से दो प्रश्न के जवाब मिल गए। क्या, पहला कि जहां पर भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। और पृथ्वी की सतह पर जहां सबसे पहले भूकंप की तरंगें महसूस की जाती हैं, उसे आप क्या कहते हैं, ईपी सेंटर या अधिक केंद्र कहते हैं। ये कितने डिग्री पर, यह भी प्रश्न आया हुआ है, यह बन सकता है कि जो भूकंप का अधिक केंद्र होता है वो कितने डिग्री पर होता है, तो ये आपका 90 डिग्री होता है। बिल्कुल क्या होता है, अधिक केंद्र जो है भूकंप मूल के 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि भूकंप सामान्यता देखा है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि भूकंप की तरंगों के बारे में पहले जानेंगे कि भूकंप की तरंगें, अगर परिभाषा के आधार पर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि भूकंप किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के अंतर्जात एवं बाहरजात, यानी पृथ्वी में कौन कौन से भाग लेते हैं बल भूकंप में, अंतर्जात बल और बाहरजात बलों के कारण जो ऊर्जा का निष्कासन होता है उसे हम भूकंप कहते हैं। ठीक है मित्रों,
चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। क्या है, हम किसको समझने का प्रयास करेंगे, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको ने देखा होगा कि भूकंपीय तरंगें जो होती हैं आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, भूकंपीय तरंगें जो है आपकी 3 प्रकार की होती हैं। और इनको जो है इनकी पी तरंग, एस तरंग, एस तरंग और एल तरंग, ये इनकी प्रगति के आधार पर, इनकी कार्य क्षमता के आधार पर इनको जो है 3 भागों में बांटा गया है कि आपकी पी तरंग है, एल तरंग है और एस तरंग है। कितनी तरंगें हैं आपकी, ये 3 प्रकार की तरंगें हैं। तो इन तरंगों को जो है पहले अलग अलग करके इन तरंगों को समझेंगे कि पी तरंग क्या होती है, एस तरंग क्या है और आपकी एल तरंग क्या है। तो इनको अलग अलग करके समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको पहले देखते हैं पी तरंग। जो आपकी पी तरंग होती है, पी तरंग को आप इसको प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। क्या है, पी तरंग को आप इसको, पी तरंग को आप क्या कहते हैं, जो आपका पहला इसे क्या कहते हैं आप प्राथमिक तरंग कहते हैं, प्राथमिक तरंग भी कहते हैं इसको। अब इसको प्राथमिक तरंग क्यों कहते हैं, प्राथमिक तरंग इसलिए इसको कहते हैं कि जब भूकंप, जो भूकंप मूल होता है, वहां से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, और सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर जहां जिस तरंगों को महसूस किया जाता है या प्राप्त होती हैं, वो कौन सी तरंगें होती हैं, आपकी प्राथमिक तरंग या पी तरंग होती है। कौन सी तरंग है आपकी, पी तरंग होती है, इसीलिए इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। दूसरा इसका क्या है कि ये जो आपकी तरंग है, प्राथमिक तरंग जो है, पी तरंग है, इसकी जो है गति सबसे अधिक होती है। गति सबसे क्या है, इसकी गति जो है सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। और इसकी जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। गति सबसे अधिक और तीव्रता सबसे कम होती है, तीव्रता कम होती है। इसकी एक और विशेषता है पी तरंग की, पी तरंग की एक अगली विशेषता क्या है कि जो पी तरंग है, एकमात्र पी तरंग ही ऐसी है जो सभी माध्यमों में गमन कर सकती है। यानी कि आपको पी तरंग जो आपकी है वो क्या करती है, सभी माध्यमों में गति कर सकती है। कैसे, ये आपकी ठोस, द्रव, ठोस, द्रव और आपकी तरल अवस्था में आपकी क्या करती है, गति करती है, गति करती है। अब पी तरंग के ही माध्यम से या तरंगों के माध्यम से जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को के अध्ययन में ये तरंगें अति महत्वपूर्ण है। तरंगें क्या है, अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि पृथ्वी हमारी कैसी है, ठोस है, द्रव है, किस अवस्था में है, जिनमें महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ से देखिए कि हमारी जो पी तरंग है वो क्या करती है, ठोस, द्रव और गैस तरल अवस्था में गति कर सकती है। और जो इसकी जो है एक और विशेषता है पी तरंग की, जो विशेषता है वो है कि क्या है कि एक प्रकार से अनुदैर्घ्य तरंग होती है। क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। इसे आप ध्वनि तरंग भी कह सकते हैं कि इसकी जो गति होती है वो क्या होती है, ध्वनि तरंग के समान होती है। यानी कि ये जो इसके जो कणों का कंपन होता है वो तरंग की दिशा के समानांतर होता है। क्या होता है, कणों के समानांतर होता है। यानी पी तरंग के जो कणों की गति है, कणों का जो कंपन है, कंपन वो क्या है, तरंग की दिशा के, तरंग की दिशा के क्या है, किस समानांतर होता है। कैसे होता है कि पी तरंग जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है, या इसे आप ध्वनि तरंग भी कह सकते हैं। और इसकी जो कणों की गति होती है वो तरंग की दिशा के समानांतर होती है। यानी कि आपकी कह सकते हैं कि ध्वनि तरंग की जैसे होती हैं वो क्या होती हैं आपकी इस प्रकार से आपकी क्या है कि कुछ ध्वनि तरंगें होती हैं।
इस प्रकार से आपकी कुछ ध्वनि तरंगें बनती हैं, तो इनको पी तरंगों को ध्वनि तरंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा पी तरंग के बारे में जाना। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि एस तरंग किस प्रकार से होती है। अगर पी तरंग की थोड़ा सा इमेज के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें, तो देखिए ध्वनि तरंग क्या है, एक पी तरंग क्या है, ध्वनि तरंग है। और देखिए इस तरीके से आपकी क्या है, इस तरीके से आपकी है जो गति करती है। कैसे करती है, तरंग के तरंग की दिशा के समानांतर। मान के चलिए कि अगर कोई पी तरंग है, पी तरंग है, पी तरंग जो है, और आपकी इसकी दिशा कैसी है, पी तरंग की दिशा इस प्रकार से है, इस प्रकार से पी तरंग की दिशा क्या है, इस प्रकार से, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो ये देखिए कि पी तरंग क्या है, ध्वनि तरंग कैसी है, इसके समानांतर है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं एस तरंग को। एस तरंग जो क्या है, एस तरंग को आप क्या कहते हैं, एस तरंग का दूसरा नाम है, इसे आप द्वितीयक, क्या इसको आप द्वितीयक तरंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्वितीयक या सेकेंडरी तरंग कहते हैं, वेव कहते हैं। ये इसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। इसको द्वितीयक तरंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भूकंप जहां उत्पन्न होता है, भूकंप जहां पर उत्पन्न होता है और पृथ्वी की सतह पर जो दूसरी अगर तरंग, पहली तरंग पी तरंग को महसूस किया जाता है, फिर दूसरी तरंग किसको महसूस किया जाता है, एस तरंग को महसूस किया जाता है, इसीलिए इसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। या कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर दूसरी अगर तरंग महसूस की जाने वाली है, सतह पर दूसरी जो तरंग है, पहली आपकी पी तरंग है, तो दूसरी जो है वो क्या है, एस तरंग है, इसीलिए इसे द्वितीयक तरंग भी कहते हैं। इसकी अगली विशेषता क्या है, पी तरंग, एस तरंग की, एस तरंग की दूसरी विशेषता ये है कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये क्या है कि केवल और केवल ठोस माध्यम में गति करती है और किसी द्रव या तरल अवस्था में गति नहीं करती है। तो इसकी क्या है, ये केवल ठोस अवस्था में, इसकी क्या है, ठोस अवस्था में गति करती है, अवस्था में गति करती है। कौन सी अवस्था में, ठोस, यानी जहां पर ठोस अवस्था होगी, जिसमें पत्थर है, लोहा है या आदि कोई भी चीज है, जहां ठोस अवस्था है, ये ठोस अवस्था में ही गति करती है और तरल अवस्था में ये प्रायः लुप्त हो जाती है। इसी से जो इसका है, आगे हम अभी देखेंगे कि जो है पी तरंग का और एस तरंग का छाया क्षेत्र बनता है। इसकी दूसरी जो क्या है, इसकी तीसरी जो अगली विशेषता है वो ये है कि इसकी गति जो है पी तरंग से कम और एल तरंग से अधिक होती है। इसकी जो गति होती है, इसकी क्या है, ये पी तरंग से कम, कम और एल तरंग से अधिक होती है। और ये किस प्रकार की तरंग है, यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। यानी एक कौन किस प्रकार की, इसकी एक अगली विशेषता क्या है, ये इसकी अगली जो विशेषता है वो ये है कि यह अनुप्रस्थ तरंग की है। कौन सी है, अनुप्रस्थ प्रकार की, अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है। यानी ये प्रकाश तरंग, जिस प्रकार से प्रकाश की तरंगें गति करती हैं, इसकी दिशा भी प्रकाश कैसा है, प्रकाश की तरंग के समान ही है। यानी कि जो है इसके तरंग कणों का जो, कणों का कंपन है, पी तरंग के कणों का कंपन कैसा होता है, तरंग की दिशा के, तरंग की, तरंग की दिशा के क्या होता है, दिशा के लंबवत होता है। कैसे, लंबवत होता है। यानी कि अगर तरंग की दिशा क्या है, इस प्रकार से है, तो इनके कणों का कंपन कैसे होगा, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। तो ये क्या है, तरंग जो है कणों के लंबवत गति करती है। इसको हम थोड़ा सा और चित्र के माध्यम से देखेंगे कि प्रकाश की जो तरंग होती है, देखिए इस प्रकार से प्रकाश की तरंग की क्या है, गति है, जो है इस प्रकार से इसकी गति है, कैसी है, ये लंबवत है। एक कम
अब हम इसको आगे देखेंगे, आगे अब हम देखेंगे एल तरंग को। क्या है एल तरंग? क्या है एल तरंग का जो को क्या है कि ये आपकी पी तरंग, पी तरंग और एस जो आपकी दो तरंगें हैं, कौन सी है? एस तरंग। जो दो तरंगें हैं इनका क्या है, इन दोनों के प्रभाव से जो क्या है, प्रभाव से उत्पन्न होती है। क्या होती है? जो आपकी एल तरंग है ये एस तरंग और पी तरंग के सम्मिलित प्रभाव से उत्पन्न होती है। इसे दूसरा भी नाम देते हैं, आप इसे कहते हैं, क्या नाम से जानते हैं इसे? दूसरे सतही तरंग के नाम से जानते हैं। यानी ये जो है क्या है, ये पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती है। क्या होती है? ये आपकी पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह पर जो है यह तरंग उत्पन्न होती है। सतह पर क्या है, ये उत्पन्न होती है और इसकी जो गति है वो सबसे कम होती है, लेकिन इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। क्या होता है? इस तरंग की, एल तरंग की गति जो होती है, क्या होती है? गति जो है सबसे कम, गति सबसे कम होती है और तीव्रता जो होती है, डेंसिटी जो होती है, तीव्रता सबसे अधिक होती है। यानी अगर इस सबसे विनाशकारी तरंग होती है, अगर सबसे अधिक जो है पृथ्वी को या आदिवास मानव सभ्यता को या घर मकानों को अगर सबसे अधिक किसी से क्षति पहुंचती है तो किससे पहुंचती है? वो सबसे अधिक क्षति पहुंचती है आपकी एल तरंग से। किससे पहुंचती है? आपकी एल तरंग से जो है सबसे अधिक क्षति होती है। इसे इसलिए क्या कहते हैं? विनाशकारी, विनाशकारी तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विनाशकारी तरंग कहते हैं, विनाशकारी तरंग कहा जाता है। यानी यह भी पूछा गया है, प्रश्न आया हुआ है कि सबसे घातक तरंग कौन सी तरंग है? एल तरंग है, एस तरंग है या पी तरंग है? तो इसमें सबसे घातक कौन सी है? आपकी एल तरंग है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या अभी तक देखा? हमने यहाँ पर अभी तक ये देखा है कि जब भूकंप कहते किसे हैं, यानी कम तरंगों के रूप में जो कंपन उत्पन्न होता है और जब अंतर्जात बाह्यजात बलों से ऊर्जा निष्कासित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और भूकंप जो है के तरंगों के रूप में ज्ञात किया जाता है? तीन प्रकार की तरंगों में, एस तरंग, एल तरंग और पी तरंग। अभी तक देखा हमने कि जहां भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। और जहां पर तरंगें सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर महसूस की जाती हैं उसे हम अधिकेंद्र या ईपी सेंटर कहते हैं। और ठीक है, और ये कितने पर बनता है ईपी सेंटर? ये 90 डिग्री पर बनता है। तो हमने अभी तक देखा कितना? आपने देखा। अब हम देखते हैं कि भूकंप जो है आपका, भूकंप जो है आपका, भूकंप के देखा हमने, तरंगें देखी। अब हमने देखते हैं कि भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र। यानी कि हमने अभी पढ़ा था कि जो तीन प्रकार की भूकंप तरंगें होती हैं, भूकंपीय तरंगें, वो क्या है? एक ही ऐसी तरंग है जो सभी माध्यमों में गति करती है और एक ऐसी है कि जो ठोस अवस्था भर में गति करती है, तरल अवस्था में प्रायः लुप्त हो जाती है। तो जिस क्षेत्र में लुप्त हो जाती है तो क्या करती होगी? एक छाया क्षेत्र बनाती होगी। तो उसी को हम यहाँ थोड़ा सा समझेंगे कि तरंगों का छाया क्षेत्र क्या है। तो ये जो सब आपके सामने एक इमेज है, ये देखिए कि जो आपकी जो तरंगें हैं, क्या है? आपकी जो तरंगें हैं, इसमें जो पी तरंग है आपकी रेड कलर की है, पी तरंग है आपकी, और जो ब्लैक कलर की है जो आपकी बैक कलर की है वो क्या है? एस तरंग है। तो जो छाया क्षेत्र बनता है, देखिए पी तरंगें क्या है आपकी? पी तरंगें सीधी, ये देखिए, पृथ्वी के केंद्र से सतह तक लगातार पहुंच रही हैं। क्या है? लगातार पहुंच रही हैं। एस तरंगें क्या है कि आपकी इधर से इधर तक आती हैं, इधर तक
और इधर से फिर ये प्रायः लुप्त हो जाती हैं। इधर आपका क्या है, इस वाले खाली एरिया में आपकी जो है, इस खाली एरिया में क्या है, एस तरंगें प्रायः क्या है, लुप्त है। क्या है, लुप्त है। तो ये किस प्रकार का छाया, ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र बन रहा है। और एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र बनता है वो कितना बनता है, 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य जो है छाया क्षेत्र एस तरंगों का बनता है। पी तरंगों का ठीक है। तो जहां पर कहने का मतलब है कि जहां पर आपकी तरंगें नहीं पहुंच पा रही हैं उस क्षेत्र को हम छाया क्षेत्र कहते हैं। और एस तरंगों का छाया क्षेत्र कितना बनता है, 105 डिग्री से 145 डिग्री पर बनता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे भूकंप के कारण क्या है, अब देखेंगे भूकंप के कारण। तो भूकंप आता कैसे है, किन किन कारणों से आता है, तो उसको हम थोड़ा सा समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। तो भूकंप के जो कारण है वो आप यहाँ पर जो है वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आपका भूकंप आने के कारण होते हैं प्राकृतिक कारण, एक तो होते हैं आपके प्राकृतिक कारण होते हैं, और दूसरा जो आपका होता है मानव जनित कारण होता है, मानव जनित कारण है, मानव जनित कारण है। और तीसरा जो आपका कारण है इसे आप अन्य कारण कह सकते हैं। प्रमुख जो है आपके दो ही कारण हैं, पहला प्राथमिक कारण और दूसरा है आपका मानव जनित कारण। तो इसमें थोड़ा देखते हैं कि मानव जनित प्राकृतिक कारण जो है आपके कौन कौन से हैं। प्राकृतिक आपके जो कारण में हो सकता है, इसमें सबसे अधिक अगर देखा जाए महत्वपूर्ण जो है, पहला जो है वो है आपका, पहला जो आपका है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी घटना से जो है सबसे अधिक जो है, ज्वालामुखी से जो है सबसे अधिक भूकंप आने की संभावना रहती है, या अधिकांशता यूं कह सकते हैं कि अधिकांश जो भूकंप आते हैं वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ही आते हैं। तो पहला है आपका ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हो, इसमें आपके प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण में आपका पहला क्या है, ज्वालामुखी क्रिया, पहला है आपका ज्वालामुखी क्रिया है। दूसरा, दूसरा क्या है आपका, ज्वालामुखी क्रिया के बाद आता है कि विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर जब प्लेटें अपनी खिसकती हैं, या इसे आप क्या कह सकते हैं, रेडियोधर्मी, पृथ्वी की सतह के अंदर क्या रेडियोधर्मी सक्रियता के कारण, तो इसे क्या कह सकते हैं आप, विवर्तनिक के कारण, विवर्तनिक क्रिया के द्वारा। भू असंतुलन के कारण, भू असंतुलन के कारण, गैसीय, गैसीय फैलाव के कारण, गैसीय फैलाव के कारण। तो यहां थोड़ा सा एक एक चीज को समझते हैं। ज्वालामुखी क्रिया में आपने देखा होगा, यहाँ पे ज्वालामुखी जो क्रियाओं से भूकंप आते हैं, या भूकंप दो प्रकार, ज्वालामुखी दो प्रकार से आता है, या तो दरारीय आता है या केंद्रीय उद्भेदन से आता है। तो जब ज्वालामुखी ऊपर निकलता है, मान के चलिए ये आपकी पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, और यहाँ क्या है, ये आपका इस तरीके से मैग्मा भरा हुआ है, क्या है, ये मैग्मा है आपका। और जब एक दरार के सहारे अगर या क्या अब केंद्र के सहारे ये बाहर निकलता है, तो जब जो आपकी प्लेटें होती हैं या पृथ्वी की सतह है ये, तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से खिसकाव होता है, आपस में इनमें खिसकाव होता है, क्या है, दरार आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि भूकंप उत्पन्न होता है। क्या होता है आपका, भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हो गया आपका। दूसरा ये आपका है विवर्तनिक क्रिया। विवर्तनिक क्रिया में आपने पता होगा कि ये प्लेटें हैं, जो प्लेटें क्या होती हैं कि प्लेटों को आपस में क्या करती हैं, संचलन करती हैं। और जब प्लेटें संचलन कितने प्रकार से करती हैं, तो आपको पता है कि ये 3 प्रकार से करती हैं। अपसारी प्लेट संचलन होता है, अपसारी होता है,
एक होता है अभिसारी होता है, और तीसरा है आपका संरक्षी होता है। इन तीन प्रकार से आपका जो है संचलन होता है, तीन प्रकार से आपका ये संचलन होता है। और जब प्लेटें क्या होती हैं कि एक दूसरे के ऐसे अपसारी या अभिसारी के माध्यम से खिसकती हैं तो भूकंप आने की संभावना बन जाती है। तो प्लेट विवर्तनिक क्रिया के द्वारा भी आपका क्या है भूकंप आते हैं। भू असंतुलन, भू असंतुलन से यहाँ तात्पर्य है कि जब किसी स्थान या जगह पर किसी स्थल खंडों के भूस्खलन आ जाए या किसी ऐसे स्थान पर बड़े बड़े बांध बना दिए जाएं, उसकी भूगर्भिक संरचना का ध्यान ना रखा जाए तो वहां पर क्या है कि जल जमाव के कारण भू असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और भूकंप आने के खतरे या भूकंप आने की संभावना बन जाती है। आपका है गैसीय फैलाव। अगला क्या है गैसीय फैलाव में क्या होता है, गैसीय फैलाव में क्या होता है कि पृथ्वी की आंतरिक सतहों में जो जल भरा हुआ होता है या जल भर जाता है तो रेडियो धर्मिक एक्टिविटी के कारण वहां का क्या है तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और जल जब गैस के रूप में या जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो जब वो गैस के रूप में क्या है पृथ्वी की सतह मान के चलिए ये है, और जब इसमें क्या है गैस क्या दबाव डालती हैं तो क्या होता है कि यहाँ से एक चिटकन या दरार के माध्यम से यहाँ चटकन या दरार के माध्यम से क्या है गैसें बाहर निकलती हैं, गैसें जो है बाहर निकलती हैं। तो क्या होता है जब गैसें बाहर निकलेंगी तो किसी स्थान को अपने जगह से हटाएंगी तो भूकंप आने की संभावना या भूकंप आता है। तो ये तो होगा हमारे प्राकृतिक कारण भूकंप आने के, कि भूकंप जो है प्राकृतिक किन किन कारणों से आ सकता है। अब हम देखते हैं मानव जनित भूकंप। क्या देखते हैं मानव जनित भूकंप कैसे आ सकता है। आपके मानव जनित जो भूकंप है, मानव जनित भूकंप में आपके मानव जनित भूकंप में आपने देखा होगा कि मानव जनित भूकंप में आने के लिए कि जैसे मानव द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, वो पृथ्वी की सतह के अंदर किए जाते हैं। तो क्या होता है कि जब बड़े बड़े परमाणु परीक्षण किए जाते हैं तो परमाणु परीक्षण से भी क्या होता है, परमाणु परीक्षण से क्या है कि भूकंप आता है। परमाणु परीक्षण से जैसे कि भारत ने अपने पोखरण के क्षेत्र में एक परमाणु परीक्षण किया हुआ था तो उसके वहां के आसपास के क्षेत्रों में क्या भूकंप के समान झटके महसूस किए गए थे। तो क्या है कि परमाणु परीक्षण से भी हो सकता है, बड़े बड़े बांधों को बनाने से हो सकता है, बड़े क्या है बड़े बांध बनाने बांध आदि से क्या है भूकंप उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ जो क्या है मानव जनित भूकंप मानव के द्वारा गतिविधियों से भूकंप आ सकते हैं। इसमें एक अगला आप कह सकते हैं कि जैसे मानव द्वारा खनन किया जाता है, खनन किया जाता है तो उससे भी भूकंप आने की संभावना रहती है। जहाँ कोयले वगैरह की खदानें गहरी हो जाती हैं जहाँ, तो उनमें क्या होता है कि भूकंप या भूस्खलन के कारण भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखते हैं कि जैसे अन्न में देखते हैं, अन्न कारक में आप देख सकते हैं कि जैसे पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह पर कोई उल्का पिंड आके गिरता है या कोई पृथ्वी के घूर्ण या परिभ्रमण के कारण जब किसी पिंड के पास जाती है तो उससे भी क्या है कि कभी कभार भूकंप आने की संभावना आती है। यानी कि जैसे आपके मान के चलिए ये आपकी पृथ्वी है, ये क्या है आपकी पृथ्वी है और कोई अंतरिक्ष में या कोई मान के चलिए एक पिंड है जिसे आप उल्का पिंड कह सकते हैं या क्षुद्र ग्रह कह सकते हैं आदि के नाम से आप कह सकते हैं। अब जब ये पृथ्वी के क्या है आकर्षण के पृथ्वी के जो है आकर्षण बल के संपर्क में आता है या पृथ्वी के संपर्क में आता है तो पृथ्वी क्या है अपने आकर्षण बल से इसको आपस पास खींच लेती है। और जब ये उल्का पिंड यहाँ पृथ्वी की सतह पर एक गिरता है तो ये क्या है गड्ढा बना देता है और यहाँ क्या है कि कई प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न कर देता है और क्या बड़े बड़े झटके महसूस किए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इसके गिरने से जो क्या है इसके गिरने से क्या होता है झटके महसूस होते हैं तो भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। ये आपके अन्य कारण थे। चलिए तो हमने भूकंप आने के कारणों को समझा
जो हमने देखा कि ये तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक जनित कारक होते हैं, मानव जनित कारक होते हैं और ये अन्य कारक भी होते हैं। अब देखते हैं कि भूकंप के प्रकार क्या है। तो भूकंप जो है, भूकंप के प्रकारों को जो है तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तीन भागों में। और ये जो भूकंप के प्रकार हैं इनको गहराई के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। तो इसमें क्या है कि गहराई के आधार पर जो है तीन भागों में इनको बांटा गया है। भूकंपों के जो आपके प्रकार हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है इन्हें गहराई के आधार पर। कम गहराई के भूकंप, मध्यम गहराई के भूकंप और अधिक गहराई के भूकंप। कम गहराई के भूकंप, भूकंप और मध्यम गहराई के भूकंप, या आप कह सकते हैं मध्य गहराई के भूकंप, अधिक गहरे या अधिक गहराई के भूकंप। गहराई के भूकंप यानी कि जो 0 से 50 किलोमीटर होते हैं, क्या होता है 0 से 50 किलोमीटर की गहराई वालों को क्या कहते हैं? कम गहराई के भूकंप कहते हैं। और 50 से 250 किलोमीटर की गहराई के भूकंप को क्या है? मध्यम गहराई के भूकंप कहते हैं। और 250 से 700 कितने यानी 250 से 700 किलोमीटर तक की गहराई के भूकंप को अधिक गहराई के भूकंप कहते हैं। यहाँ मध्यम में क्या है आपका 50 से 250 किलोमीटर की गहराई के भूकंप को क्या कहते हैं? मध्यम गहराई का भूकंप कहते हैं। ठीक है, हमने गहराई के आधार पर भूकंपों को देखा कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने देखा कि भूकंप तीन प्रकार के होते हैं, कम गहराई के भूकंप, मध्यम गहराई के भूकंप और अधिक गहराई के भूकंप। अब देखते हैं कि भूकंप को मापा कैसे जाता है, भूकंप की तीव्रता को किस पे मापते हैं। तो भूकंप की जो तीव्रता को मापने का जो है सिस्मोग्राफी पे इसकी क्या है, भूकंपीय तरंगों को किस पे मापा जाता है? सिस्मोग्राफी पे मापा जाता है। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस पे किया जाता है, या भूकंपीय तरंगें किससे मापी जाती हैं? तो किससे मापी जाती हैं? सिस्मोग्राफी से। सिस्मोग्राफी पे जो है आपकी, सिस्मोग्राफी पे जो है आपकी क्या है, भूकंप तरंगों को मापा जाता है। अब यहाँ आता है कि भूकंप की तीव्रता किस पे नापी जाती है? तीव्रता जो है आपकी रिएक्टर पर मापी जाती है। किस पे? रिएक्टर पर मापी जाती है। तो रिएक्टर पे इसमें नंबर कितने होते हैं? तो जो आपका भूकंप तीव्रता किस पे नापी जाती है? रिएक्टर पे मापी जाती है। अब रिएक्टर की जो इसकी अंक जो होते हैं वो 0 से लगा के 9 तक होते हैं। कितने? 0 से लगाकर 9 तक होते हैं। और ये 0 से लगा के जैसे 0, 1, 2, ये क्या होता है कि अपने पिछले से अगले वाला जो होता है लगभग कितना 10 गुना अधिक तीव्रता को दर्शाता है। यानी कितना गुना को दर्शाता है? 10 गुना को अधिक दर्शाता है। यानी अगर 1 पे जितनी तीव्रता नापी गई है, अगली 2 पे जो तीव्रता हम नापेंगे तो उस 1 से 2 पे तीव्रता का कितना 10 गुना अधिक होगा। इसकी खोज जो है रिएक्टर महोदय ने की थी, इसलिए उनके नाम पर उनको सम्मान देने के लिए इसका रिएक्टर नाम रखा गया है भूकंप तीव्रता को मापने का। तो हमने देखा कि भूकंपीय तीव्रता जो है मापने का यंत्र कौन सा? सिस्मोग्राफी है तरंगों को। और तीव्रता किस पे नापी जाती है? रिएक्टर पर नापी जाती है। अब देखते हैं भूकंपीय तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जब भूकंप किन किन को प्रभावित करता है। जैसे जहां कोई अगर भूकंप आता है तो कहीं पर भूकंप जो है अधिक हानि पहुंचाता है और कहीं जो है भूकंप कम हानि पहुंचाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो भूकंपीय तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या होता है, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है चट्टानों की संरचना को ध्यान में रखा जाता है कि जिस स्थान पर भूकंप, चट्टानों की संरचना, यानी जिस क्या है कि जहां भूकंप ने कम नुकसान पहुंचाया है वहां ऐसा क्यों हुआ, जहां उसी तीव्रता के भूकंप ने कहीं अधिक नुकसान पहुंचाया है। मान के चलिए अगर आप ये देखें कि अगर कोई ए है
जगह है और कोई बी जगह है। तो यहाँ क्या हुआ कि कम नुकसान हुआ, क्या हुआ, कम नुकसान हुआ। और यहाँ क्या हुआ कि यहाँ क्या हुआ, अधिक नुकसान हुआ बी स्थान पर। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ए स्थान पर कम नुकसान हुआ, तो यहाँ की मतलब चट्टानें जो होती हैं, चट्टानों की जो संरचना है वो क्या है, मजबूत है, चट्टानों की संरचना मजबूत है। और यहाँ बी पे ज्यादा नुकसान हुआ, तो यहाँ की जो चट्टानें संरचना है उनमें क्या है, कमजोर है। तो इस प्रकार से हम जो कह सकते हैं कि चट्टान भूकंप जो प्रभावित करता है उनमें किन किन की भूमिका होती है, तो चट्टानों की संरचना की भूमिका होती है, और आपकी चट्टानों की संरचना होती है। दूसरा यहाँ प्लेटों की स्थिति भी को ध्यान में रखा जाता है। क्या होता है, फिर दूसरा ध्यान दिया जाता है तरंगों की तीव्रता, यानी तरंगों की क्या तीव्रता थी। कहीं पर तरंगों की तीव्रता अधिक होती है और कहीं पर तरंगों की तीव्रता कम होती है। मान के चलिए कि जो आपका ए है, कोई स्थान बी है, यहाँ पर तरंगों की तीव्रता क्या थी, तरंगों की जो आपकी तीव्रता थी वो अधिक थी, यहाँ पर तरंगों की तीव्रता कम थी, तो क्या होगा, नुकसान कम होगा। तो तरंगों की तीव्रता को ध्यान में रखा जाता है, और आपकी तरंगों की तीव्रता हो गई, और भूकंप उत्पन्न की गहराई, यानी कि भूकंप की जो उत्पत्ति हुई थी, भूकंप मूल की जो है गहराई को ध्यान में रखा जाता है। किसको, गहराई को ध्यान में रखा, आदि को ध्यान में रखकर जो है अध्ययन किया जाता है। तो कह सकते हैं कि अगर भूकंप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो चट्टानों की संरचना हो गई आपकी, आपका तरंगों की तीव्रता हो गई, दूसरा है आपका अगला जो आपका है वो क्या है, आपका भूकंप मूल की गहराई और पर्यावरणीय आदि क्षेत्र हैं जो भूकंप को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अब भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का देखते हैं। हमने भूकंपों को पढ़ लिया, भूकंप के हमने कारण जान लिए कि भूकंप आते कैसे हैं, इनके क्या कारण हैं, भूकंप के प्रकार कितने होते हैं, इनके भूकंप को प्रभावित करने वाले क्षेत्र क्या क्या से हैं। अब हम जो है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, विश्व में जो है भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो भूकंप में अगर लगभग क्या, भूकंप विश्व के जो है, विश्व के अधिकांश भूकंप जो हैं, या लगभग आपका कह सकते हैं कि लगभग 63% जो भूकंप हैं वो परिप्रशांत महासागरीय पेटी पर आते हैं। यानी जो प्रशांत महासागरीय पेटी है, जो अधिकांश महाद्वीपों के साथ अपने जो है सीमा को साझा करता है, तो जिसके कारण अधिकांश भूकंप जो हैं इसी पर आते हैं। आप इस मैप में देख सकते होंगे कि दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण से लेकर उत्तर में कहाँ तक, अलास्का तक जो है, कहाँ तक आपका, ये आपका अलास्का तक जो है, अलास्का तक भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आता है। फिर ये क्या आता है, ये देखिए मैक्सिको अलास्का तो होते हुए रूस के पूर्वी भाग, जापान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग तक जो है क्षेत्र को प्रभावित करता है। किसमें आता है, भूकंपीय परिप्रशांत महासागरीय परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत ये भूकंपीय क्षेत्र आता है। ऐसा क्यों होता है, अधिकांश भूकंप यहीं क्यों आते हैं, तो यहाँ अधिकांश भूकंप आने का कारण है कि आप ये देखिए कि ये क्या है, महासागरीय प्लेट है, आपकी महासागरीय प्लेट है, और ये क्या है, ये आपकी जो है महाद्वीपीय प्लेट है। और देखिए यहाँ ये आपस में क्या है, टकरा रही हैं। तो यानी यहाँ पर जब महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट आपस में ऐसे अभिसारी प्लेट किनारे संचलन करेंगी, तो यहाँ टकराएंगी, तो क्या है कि यहाँ पर जो है भूकंप आने की संभावना अत्यधिक है। तो अधिकांश भूकंप किस में आते हैं, लगभग 63% जो है वो प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। चलिए अब हमें इस प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत 3 पेटियों का अध्ययन करेंगे। एक आपकी परिप्रशांत महासागरीय पेटी हो गई, दूसरी देखते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय जो आपकी पेटी है,
उसमें क्या है कि मध्य महाद्वीपों के मध्य भाग में अधिकांश भूकंपीय क्षेत्र आते हैं। तो ये भी क्या है कि ये भी अपसारीय जो है आपके क्या है, ये भी क्या है कि आपके अपसारीय जो है, ये भी आपके अभिसारी जो है, अभिसारी प्लेट संचलन के ही कारण जो है भूकंप आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, यूरेशियाई प्लेट है और यहाँ पर क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और ये देखिए आपस में क्या है, यहाँ पर टकरा रही है, तो ये पूरा क्षेत्र कैसा बना रही है, भूकंपीय क्षेत्र का निर्माण कर रही है। और इनका जो विस्तार है वो आपका क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पश्चिमी एशिया तक विस्तृत है। और यहाँ पर एक महाद्वीपीय प्लेटों के संचरण के कारण ही भूकंपीय क्षेत्र प्रभावित है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर सबसे अधिक भूकंप आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपकी मध्य अटलांटिक पेटी। अब मध्य अटलांटिक पेटी आप देख रहे होंगे कि मध्य अटलांटिक पेटी अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण की तक पाई जाती है। कहां से कहां तक है आपकी, ये देखिए आपकी जो पेटी है उत्तर से दक्षिण तक है। और कहां पर है, मध्य अटलांटिक क्षेत्र में है, इसलिए मध्य अटलांटिक इसे पेटी कहते हैं। इसमें अधिकांश अटलांटिक महासागर में भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। चलिए, हमने देखा, पेटियों को देखा, हमने आज जो है भूकंप को देखा। भूकंप का हमने देखा क्या क्या, भूकंप में हमने जो है भूकंप कहते किसे हैं हमने ये देखा। भूकंप जैसे जहां उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, भूकंप की जो तरंगें सबसे पहले महसूस की जाती हैं या एहसास होती हैं या सबसे पहले पहुंचती हैं पृथ्वी की सतह के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। कि भूकंप के जो आने के कारण देखे, भूकंप के प्रकार देखे, गहराई के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इनको प्रभावित करने वाले क्षेत्र देखे हैं। तो हमने आज जो है इस सेशन में अधिकांश जो है भूकंप को कवर करने का प्रयास किया हुआ है। और लगभग यहाँ से भूकंप से जो भी प्रश्न लगभग बनते हैं, सामान्यतः हमने सभी प्रश्नों को हल करने का या जानने का इस सेशन में प्रयास किया है। अब आपका एक प्रश्न बनता है या वो आता है, कभी कभार आ जाता है कि जो अधिकांश भूकंप जो हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी पर ही क्यों आते हैं। तो हमने उसमें देखा था कि वहां पर जो है महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें क्या है, अभिसारी संचलन कर रही हैं, जिसके कारण संभावना बनती है। तो यहाँ पर आपको 3 प्लेटों का ध्यान रखना है कि भूकंप की जो भूकंपीय पेटी है वो कितनी है, भूकंपीय जो प्लेटें हैं वो कितनी है। तो भूकंपीय प्लेटें आपको ध्यान रखना है 3 है। कौन कौन सी हैं, आपको पता है कि एक प्रशांत महासागरीय पेटी है, पहली आपकी जो है प्रशांत महासागरीय पेटी है, दूसरी आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी है, तीसरी आपकी मध्य अटलांटिक पेटी है। ये 3 पेटी हैं, इसी से प्रभावित जो है विश्व के लगभग भूकंप इन्हीं पेटियों पर आते हैं। तो हमने आज के सेशन में भूकंप टॉपिक को कंप्लीट किया। अब इसके हम एमसीक्यू देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।